बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज उस्मान हमीद एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, और इनसे रेलिवेंट हर पॉसिबल डायमेंशन को हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया है। एंड होपफुली आपको वो तमाम की तमाम बातें अंडरस्टैंड हुई होंगी और एज वेल एज आप लोगों को उनसे बहुत कुछ न्यू सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करें, उन वीडियोस के ऊपर कमेंट करें और एज मच एज पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो क्या, कि इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि जिस हद तक मुमकिन हो सकता है इनसे लोग अपना कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएं। मेरा मेन फोकस उन तमाम स्टूडेंट्स को कवर करना है जो टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ना सीखना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसके रेलिवेंट जो चीज़ हमारी पेंडिंग है वो ये है कि हमने उनसे रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन करनी थी और वो हम लोगों ने डिस्कशन नहीं की। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ उन टॉपिक से रेलिवेंट आपको एज मच एज पॉसिबल एमसीक्यूज की डिस्कशन करवाऊंगा ताकि उन टॉपिक्स को, उस लर्निंग को जो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में की है उसको इन एमसीक्यूज, इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करने का तरीका भी आपको पता चले। सो हम डिले नहीं करेंगे और फौरन उन एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हियर वी गो विद द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी टेस्ट एमसीक्यूज विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर फीचर्स। फर्स्ट एमसीक्यूज को देखें। एमसीक्यूज को सॉल्व करने की टेक्निक भूले तो नहीं हो कि हमने सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर कीवर्ड्स ढूंढने हैं और फिर उसके मुताबिक एमसीक्यूज को सॉल्व करने जाएंगे। सो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। तो स्टेटमेंट में हमें पता चला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो उसने ना हम लोगों से बेसिकली जो चीज़ पूछी है कि जो इंटरमीडिएट आपको शो किए जा रहे हैं, इन इंटरमीडिएट में हमारे पास वो कौन सा इंटरमीडिएट है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पहली तो बात ये मेरा बेटा जो आपने याद रखनी है ना स्टूडेंट्स, वो कौन सी है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जब ये अपने रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इनके अंदर बॉन्ड क्लीवेज जो है ना एटम्स के दरमियान वो डेवलप हो रही होती है। और जब बॉन्ड क्लीवेज डेवलप होती है ना तो अपनी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होते हैं या हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। एंड होपफुली आपको ये ज़रूर पता होगा कि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ये हमारे पास रियल स्पीशीज होती हैं जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं, जबकि जो आपके पास यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होती हैं। तो इंटरमीडिएट रियल स्पीशीज होती हैं और यूजुअली यूजुअली हमारे पास ये इंटरमीडिएट कब प्रोड्यूस होते हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक होता है। तो वो हमारे पास अटैक के बाद जो स्पीशीज बनती है ना वो यूजुअली इंटरमीडिएट्स बनती हैं, बट इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल और जनरल रूल। और इंटरमीडिएट की इंपॉर्टेंस कितनी है आप इस बात का अंदाज़ा इस पॉइंट से लगाएं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें
प्रोडक्ट स्टेबल बनेगी या अनस्टेबल बनेगी, मैकेनिज्म ये फॉलो होगा, मैकेनिज्म वो फॉलो होगा, ईज ऑफ रिएक्शन होगा, ईज ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, रिएजेंट कंसंट्रेटेड यूज करने हैं, डाइल्यूट यूज करने, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटीज के साथ, इनके फीचर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और हम लोग लेटर ऑन जो लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें होपफुली मैं आपको ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसके आसान होने में क्या रीज़न है और दूसरे के मुश्किल होने में क्या रीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 में जब आप लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए आप लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो टेम्परेचर के साथ यूज करते हैं, जबकि प्राइमरी में आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन, वो हम लोग इस इंटरमीडिएट्स की बुनियाद पर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम की बुनियाद पर इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, वो हमारे पास टोटल 3 तरह के होते हैं। एक जिस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। एक जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, कार्बेनियन आयन कहते हैं। और एक आपके पास यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल्स जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये जो कार्बोकेटाइंस होते हैं ना, कार्बोकेटाइंस, इन कार्बोकेटाइंस के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बेनियन आयंस के अंदर आप लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस डाटा से इमीडिएटली जो पॉइंट समझ आया वो तो फिलहाल ये है कि जो कार्बोकेट आयन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन कार्बेनियन आयन का ऑक्टेट मुकम्मल है। तो अगर इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए और सो व्हाई नॉट, ये मैं आपके पास ना तीनों एक ही तरह के रेडिकल्स बनाता हूँ, इंटरमीडिएट्स बनाता हूँ। ये कार्बोकेट आयन, ये आपके पास कार्बेनियन आयन और ये आपके पास यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स ओपन करो ना, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन के केस में ये 3 हाइड्रोजन के एटम है और हमारे पास यहाँ पर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बेनियन आयन के केस में हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम और एनाइन जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपके पास होगा। और जो फ्री रेडिकल होगा उसमें हमारे पास क्या कैटेगरी होगी कि ये 3 हाइड्रोजन के एटम ऐसे और हमारे पास यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, देन लोन पेयर वालों को सेपरेट ऐड करें, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएंगे। इस बिहाफ के ऊपर हमें इमीडिएटली जो आंसर टिक कर लेना चाहिए वो दैट इज द अल्फा ऑप्शन कार्बेनियन आयन। लेकिन क्या इतना ही जान लेना हमारे लिए काफ़ी होगा? आंसर इज नो, इतना जान लेना इसके लिए काफ़ी नहीं है। तो और क्या क्या मालूम होना चाहिए? हैव अ लुक। ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो BF3 से रिजेंबल करता है। तो ये कहा जा सकता है कि दीज आर आइसो स्ट्रक्चर विद द BF3। इसको इवन दैट हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर दी आइसो स्ट्रक्चरल विद AlCl3। These are the isostructural with the SO3 because इनका ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, फिर हमारे पास ये जो कार्बोकेट आयन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये जो कार्बोकेट आयन है ये डायामैग्नेटिक इन दी नेचर होते हैं। ये जो कार्बोकेटाइन है ये लिविस एसिड भी होते हैं
लेविस एसिड भी इनको नाम दिया जा सकता है। इन शॉर्ट ये आपके पास जो कार्बोकेटाइंस हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक इन दी नेचर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी है कि जो चले मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखता हूँ, मैं इस कार्बोकेटाइन को और रेडिकल को इकट्ठा इस पॉइंट ऑफ व्यू से डील करूंगा। नाउ आपके पास यहाँ पर कार्बेनियन आयन, इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है अमोनिया के साथ। ये आप लोगों के पास अगर इनकी ज्योमेट्री देखें तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में होते हैं, पिरामिडल शेप के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और हमारे पास ये भी डायामैग्नेटिक इन दी नेचर हैं क्योंकि इनके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और ये हमारे पास लेविस बेस के तौर पर एक्ट करते हैं, लेविस बेस के तौर पर। और इवन दैट ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, फिर अगर आप लोगों के पास इन कार्बन फ्री रेडिकल्स की बात की जाए ना, तो इनके लिए याद रखिएगा सबसे पहले कि ये हमारे पास यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के ऊपर डेवलप होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर पैरामैग्नेटिक इन दी नेचर होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन दी नेचर होते हैं और इनको हम लोग एसिड बेस या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करवाते। जहाँ तक रह गई बात इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो अकॉर्डिंग टू दी बुक्स वो ये लिखती हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 की बिहाव पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 के बिहाव पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर अपनी अपनी स्कूल ऑफ थॉट जो जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वो उसी के रिगार्डिंग इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इसकी जो ज्योमेट्री है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो sp3 के बिहाव पर ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन होगा एज कम्पेयर टू द sp2। सो मैं इसको sp3 के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये कोई इतनी खास टेंशन वाली चीज़ नहीं है। जहाँ रेडिकल्स आएंगे मैं उसको sp3 के साथ लिंक करके आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। अब अगर आप इन दोनों स्पीशीज़ को, बल्कि तीनों स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर करें तो दो इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और एक इसमें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट कौन कौन सी हैं? एक आपके पास कार्बोकेटाइन है और एक हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो कीप इन योर माइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं ना, इनकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेशन। जितना इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा अटैच होगा उतने ये ज़्यादा स्टेबल होते चले जाएंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं कि टर्शरी आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन हमारे पास सेकेंडरी, देन हमारे पास प्राइमरी और आखिर में आप लोगों के पास होगा दैट इज़ द मिथाइल। वो कार्बोकेटाइन की सूरत में मिथाइल पॉजिटिवली चार्ज और हमारे पास फ्री रेडिकल्स की सूरत में मिथाइल फ्री रेडिकल्स होंगे। और अगर आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो कि सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से आ गए, इनको कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मेरा बच्चा ये बात याद रखनी है कि इन केस ऑफ मिथाइल ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन हम लोगों को हाइड्रोजन के एटम्स प्रोवाइड करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो आप लोगों के पास यहाँ पर फ्री रेडिकल्स हो। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, जिसको इन कॉमन लैंग्वेज हम लोग नाम देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बुक में पढ़ी आपने कहीं पर? याद करें, जहन पे जोर दें, शायद आपको याद आ जाए कि पढ़ी है या नहीं। अदरवाइज मैं तो आपसे डिस्कस करूंगा ही उसको इन फ्यूचर लेक्चर्स। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग इनकी जगह पर मिथाइल की जगह पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेकर आए लाइक दिस वन,
तो इसमें आपके पास पूरे का पूरा मिथाइल ग्रुप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, और अल्काइल ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन या डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो सिंपल हाइड्रोजन एटम से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए इसका मतलब है कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स इनके साथ ज़्यादा अटैच होते जाएंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलेगा ये उतने ज़्यादा स्टेबल होते चले जाएंगे। तो जी डियर माय स्टूडेंट्स, ये मेरा पॉइंट समझ आया आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला। तो टर्शरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये डोनेशन सबसे ज़्यादा होता है अराउंड द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, सो दैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या ये जो हम लोग कन्वेंशनल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइंस या फ्री रेडिकल्स पढ़ते हैं, इनसे भी ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी हो सकती है किसी स्पीशीज़ की? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकती है। और ये हम लोग लेटर ऑन अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला आगे चलकर इन टॉपिक्स के स्पेसिफिक होकर जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इन्हीं कार्बोकेटाइंस को मैं रेजोनेंस के साथ, मैं डीलोकलाइजेशन के साथ स्टेबलाइज करके दिखाऊंगा आपको, जिससे पता चलेगा कि ये स्टेबिलिटी उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो इससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेबल होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग उसको फ़िलहाल मेंशन या डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसकी बेसिक प्राइमरी चीज़ है जो आपने हर सूरत में याद करनी, भूलना नहीं है इनको, क्योंकि आगे चलकर मैंने इनको इस्तेमाल करना है। अब रह गया इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट वाला, वो कार्बेनियन आयन बचा हुआ अभी तक। अब रूल सुनना है, जैसे मैंने पहले रूल बताया, अब एक और रूल बताने लगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होती हैं उनकी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, यानी कि उनको आप जितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन देंगे उनकी स्टेबिलिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी, और उनकी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी, यानी कि उनसे जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किया जाएगा, विदड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा लगेंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम करेंगे, उनका नेगेटिव चार्ज जितना आप डिस्पर्स करेंगे, हमारे पास वो स्पीशीज उतनी ज़्यादा स्टेबल होती जाएंगी। ओके, सो इस बिहाफ के ऊपर फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ कार्बेनियन आयंस, in case of carbanion ion, the most stable carbanion ion is methyl, then हमारे पास primary, then हमारे पास secondary, और then हमारे पास tertiary। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एंड डेफिनेटली ये हमारे पास कन्वेंशनल से कार्बोकेटाइन और कार्बेनियन आयन का जिक्र किया जा रहा है। हम जब इसका सुपरलेटिव सा केस डेवलप करेंगे ना, तो उसमें हम इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा मॉडिफाई करके देखेंगे कि वहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी कैसे लिंक हो सकती है। बट जो ये सारी बात बताने का मकसद क्या है, ये सारे एमसीक्यूज इनसे रेलिवेंट डिस्कस हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बट इन सब चीज़ों को मैंने लिंक करना है अपने आगे वाले चैप्टर्स में जाकर। ये ईज ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कैसे रिलेट किया जाता है इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के साथ, तो भूलिएगा मत, हम आगे चलकर इसको डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर मुकम्मल हुआ। सेकंड देखें, विच वन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सेकेंडरी कार्बन। सर ये तो मेरा हॉट फेवरेट एमसीक्यूज है, इसमें इतनी वैरायटी है, इसमें इतनी वेरिएशंस हैं कि इसके ऊपर जितने मर्जी आप लोग यहाँ पर एमसीक्यूज बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको भी डील कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने और ज़रा देखने हैं वो चेक करें कौन से हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि बताएं हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर प्राइमरी कार्बन्स कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन्स कितने हैं, तो पहले तो हमें ये देखना है ये कंपाउंड है कौन से। इनको तो हम लोग कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये आप लोगों के पास इनका स्केलेटल फार्मूला कहलाता है।
स्केलेटल फार्मूला में हमेशा याद रखिएगा, अब ये नहीं कहना कि हमने एफएससी में नहीं पढ़े हुए, ये डेफिनेटली आपने एफएससी में पढ़े हैं, लेकिन वो एलिफेटिक के लिए नहीं, साइक्लिक कंपाउंड्स में आप यूजुअली यूज करते हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वो वाला कार्बन एटम जो टर्मिनल पोजीशन पर होगा ना, ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है मिथाइल के, यानी कि ये वाला कार्बन एटम भी इक्विवेलेंट होगा टू दी मिथाइल के। और ये जहाँ पर पीक बनती है ना, पीक्स बनती हैं, ये पीक्स आप लोगों के पास इक्विवेलेंट होती हैं किसके साथ, ये मिथाइलिन के साथ, दैट इज दी CH2 एंड CH2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये कंपाउंड बन गया, दैट इज एन पेंटेन। तो अगर अब हमसे कोई पूछेगा भाई एन पेंटेन में प्राइमरी कार्बन कितने हुए, तो हम लोग कहेंगे सर कल वाला रूल अप्लाई कर दें कि हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी कार्बन हुआ 1, ये आपके पास प्राइमरी कार्बन हुए 2, और आपके पास यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम क्या हुआ, दैट इज दी सेकेंडरी। फिर ये वाला कार्बन एटम कौन सा हुआ, ये भी हमारे पास सेकेंडरी, और ये वाला कार्बन एटम भी क्या हुआ हमारे पास सेकेंडरी। तो 3 सेकेंडरी और 2 प्राइमरी कार्बन एटम। फिर देखो, मैं अगर आपको ये कहूँ कि बच्चे बताओ आपके पास यहाँ पर ये जो केमिकल कंपाउंड है, इस केमिकल कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देंगे, तो ये उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि आपने यहाँ पर अगर इसको नाम देना है, तो इस नाम के अंदर ये मिथाइल ग्रुप 1, ये मिथाइल ग्रुप 2, ये मिथाइल ग्रुप 3 और ये मिथाइल ग्रुप 4। तो ये तो सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हुए, और अगर ये सारे के सारे मिथाइल हैं तो हमारे पास ये प्राइमरी, ये भी हमारे पास प्राइमरी, ये भी हमारे पास प्राइमरी, और ये कार्बन भी हमारे पास प्राइमरी है। जबकि ये जो सेंटर में आपके पास कार्बन एटम अटैच है ना, इसके साथ चूंकि अब चारों के चारों कार्बन एटम हमारे पास अटैच हो चुके हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल, तो ये कार्बन आप लोगों के पास कौन सा होगा, दैट इज द टर्शियरी कार्बन। तो जो इस सवाल में सबसे ज्यादा खूबसूरती या वैरायटी है ना, कि मैं इनका स्केलेटल फार्मूला आपको बना कर दूं और पूछूंगे बताओ इसके अंदर कितने कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैं, किसमें प्राइमरी ज़्यादा, किसमें सेकेंडरी ज़्यादा, किसमें आप लोगों के पास क्वाटनरी ज़्यादा, एंड एटसेट्रा। जैसे देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि ये सर मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, और इसमें कौन कौन से कितने कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो सर्च आउट करो, इंशाल्लाह ताला जब हम लोग इस यूनिट को कंपाइल कर रहे होंगे तो इनको मैं जिक्र में लेकर आऊँगा। मैं अगर आपको कहूँ कि बच्चे बताओ कि आपके पास यहाँ पर इन कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो आप लोगों के पास नाम के साथ साथ इनमें प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम्स बताएं। इसी तरीके से मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर आप लोगों के पास यहाँ मैं अगर ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो बताओ इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम्स कितने होंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर इसमें ये एक कंपाउंड है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम्स कितने हैं, एंड ना रुकने वाला एक सिलसिला है, इस स्केलेटल फार्मूला से ना रुकने वाला एक सिलसिला है, जो शुरू हो जाए तो इसमें बहुत वैरायटी है। और मेरी बात याद रखना, ये जो मैंने जानबूझकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, दैट इज दी ये डबल बॉन्ड। तो ये आप लोगों ने अपनी वर्किंग करनी है और देखना है कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कितने हैं।
इन कंपाउंड्स को मैं एट द एंड ऑफ द यूनिट दोबारा से डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल बॉन्ड के लिए क्या आइडिया है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आइडिया है, किस कार्बन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है या किसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इस पॉइंट को सीखने के लिए, थोड़ी सी इसकी जगह बनाकर हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कहते हैं सर ये जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं ना, साइक्लिक कंपाउंड, जैसे भी इस एमसीक्यूज में दिया भी गया है, इसमें आपके पास ईच एंड एवरी कार्बन एटम, जिसको अगर आप लोग गौर से देखें तो ओपन चेन में तो कोई भी नहीं है, तो टर्मिनल कार्बन तो मैं इसमें किसी को भी अवॉर्ड नहीं कर सकता नाम के तौर पर। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और बैक वक्त दो कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो कीप इन योर माइंड बच्चे, जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो उनमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना, दे ऑल आर सेकेंडरी कार्बन। तो ये भी आपके पास CH2 है, ये भी आप लोगों के पास यहाँ पर CH2 है, और सारे के सारे CH2 हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी कार्बन एटम होंगे वो इसमें होंगे, दैट इज 6। फिर आपके पास दूसरे नंबर पर इसमें होंगे 5, फिर तीसरे नंबर पर आपके पास इसमें होंगे 3, और फिर चौथे नंबर पर इसमें होंगे, सॉरी तीसरे नंबर पर अल्फा ऑप्शन में होंगे 4, और फिर आपके पास बीटा में 3। और ये जिसके अल्फा बीटा है ना ऑप्शन, इस पे मैं बहुत अच्छा एक सवाल आपको बना कर दे सकता हूँ। और वो जो बहुत अच्छा सवाल है ना, वो कौन सा है देखना जरा। मैं कहता हूँ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर शेप इज नोन एज, तो क्या नाम दोगे आप? कहोगे कि यार ये तो साइक्लोब्यूटेन होता है स्क्वायर शेप में। मैं आपको कहूँगा कि सर आप लोगों के पास यहाँ पर जो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइगोनल शेप, तो ये आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा? आप कहेंगे ये तो साइक्लोप्रोपेन होता है। और फिर मैं जाते जाते इसमें बताऊं कि सर इसके आगे ब्रांचेस भी लग सकती हैं। लाइक मैं आपको कहूँ इस कंपाउंड के अंदर कितने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। मैं आपको कहूँ बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी रेलिवेंट इन्हीं चीज़ों के साथ बनाई जा सकती है। तो ये सेकंड एमसीक्यूज में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? दैट इज दी डेल्टा। ओके, सो होप सो कि ये एमसीक्यूज आपको समझ आया होगा। तो ओके जी माय डियर स्टूडेंट, ये दो एमसीक्यूज की हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कशन कर ली है। आखिरी, द लास्ट वन, the homologous series which are prepared on the basis of number of carbon atom, functional group, structure of carbon atom या family of functional group। तो हम लोगों ने कल इसको डिटेल में पढ़ लिया था कि होमोलोगस सीरीज जो हैं ये हमारे पास डेवलप की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, ये सारी की सारी हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बनाई हुई है। ओके, सो होप सो कि जो हम लोगों ने दो हेडिंग्स पढ़ ली हैं और उनसे रेलिवेंट ये कुछ एमसीक्यूज और उन एमसीक्यूज की कुछ एक्सटेंशन हम लोग बना चुके हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, ज़रूर याद करेंगे, और इन फ्यूचर जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, और ये जो मैंने एक अनसैचुरेशन वाली बात की है ना, इसको ज़रूर सॉर्ट आउट कीजिएगा, ये आपके काम आएगी। बट ये इसका जो रूल प्रिंसिपल होगा और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग जब कंप्लीट यूनिट डिस्कशन कर रहे होंगे ना, उधर मैं रीजनिंग के साथ बात करूंगा। वहाँ तो उस दिन बात ही सिर्फ हम लोगों ने एमसीक्यूज की करनी है, ये टॉपिक की रिवीजन तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे।
तो आज की ये डिस्कशन होप्स आपको समझ आई होगी और ये आपके लिए कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेनिफिशियल भी होगी, थोड़ी सी एक्सटेंशन भी होगी। इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को ज़रूर बना बना कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये और आपके लिए फ़ायदेमंद बनेंगे आगे चलकर जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सो होप सो रेलिवेंट एमसीक्यूज आपने नोट डाउन ज़रूर किए होंगे, साथों साथ डिस्कस ज़रूर किए होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब करें और इनको नॉलेज को और केमिस्ट्री के सीखने के अंदाज को मेरे साथ एक्सपेंड करने के लिए मेरी मदद भी करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।